गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीडी पोदार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका आज फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हमने सारणिक क्या होती है, उसका यूज़ क्यों किया जाता है, साथ में उसकी परिभाषा पढ़ी थी और कुछ एक कोटि के अवयवों की सारणिक और सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर की जो सारणिक है उसके मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास में हम किसी मैट्रिक्स को हल करने के लिए एक सारूस का नियम है वो किस तरीके से काम करता है और उस नियम के द्वारा किसी सारणिक का जो मान है वो कैसे इजीली ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही हम आज की क्लास में उपसारणिक और सैखंड के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें ये भी देखेंगे कि किसी सारणिक का किस प्रकार से प्रसार किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हम आज क्लास में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में अपन 4.1 के उदाहरण और सवालों को हल करेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले का जो पार्ट है, एक बार अपन वो आगे का स्टार्ट करें उससे पहले अपन मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर देख लेते हैं। मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान देना, आप मैट्रिक्स के बारे में पूरा पढ़कर आ चुके हैं और यहाँ अपन पढ़ रहे हैं सारणिक के बारे में कि सारणिक है वो हमें एक वैल्यू देती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देती है, अपने को संख्यात्मक मान ज्ञात होता है, जबकि मैट्रिक्स जो है वो केवल एक अरेंजमेंट था। तो इसमें क्या क्या अंतर है मूल वो देखें आप। मैट्रिक्स जो है वह केवल एक आयताकार अरेंजमेंट है जिसका ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने से मतलब है कि मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर जो है वो m इंटू n के रूप में होते हैं, जहाँ m का मान कुछ भी हो सकता है, n का मान कुछ भी हो सकता है। वो 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 5, 4 गुणा 1 किसी भी क्रम की हो सकती है मैट्रिक्स में। जबकि सारणिक के अंदर जो मैट्रिक्स अपन यूज लेते हैं वो एक वर्ग मैट्रिक्स होती है, यानी उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या है वो दोनों बराबर होती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एक वर्ग मैट्रिक्स है, केवल वही सारणिक के अंदर आती है, जबकि मैट्रिक्स के अंदर बाकी सभी मैट्रिक्स का प्रयोग होता है अलग अलग क्रम की। ठीक है, दूसरा इसमें यह है कि मैट्रिक्स जो है उसकी प्रत्येक पंक्ति को स्तंभों में बदलने पर और प्रत्येक स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज अपन कर दें तो एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। जबकि सारणिक के अंदर यदि हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में आपस में इंटरचेंज कर दें तो इसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है, इंटरचेंज करते ही मैट्रिक्स जो है वो बदल जाती है, मैट्रिक्स का क्रम चेंज हो जाता है। जबकि सारणिक में उसकी जो वैल्यू आएगी लास्ट में उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? इसी के साथ में क्या होता है कि मैट्रिक्स को अगर हम किसी अशून्य संख्या, जैसे इसकी परिभाषा में आपने पढ़ा था कि मैट्रिक्स को यदि किसी अदिश संख्या से गुणा किया जाता है तो वह मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ में गुणा हो जाती है, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं होता है। अगर सारणिक को किसी अशून्य संख्या या अदिश संख्या से गुणा किया जाता है तो वह सारणी के केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही गुणा होता है, सभी पंक्तियों और सभी स्तंभ से वो गुणा नहीं होता है। तो तीसरा अंतर इसमें ये है। क्लियर है? तो इस प्रकार से मैट्रिक्स और सारणी में मुख्य अंतर है वो मैंने आपको बता दिए हैं, जिनको आपको एक बार और अध्ययन कर लेना है। इसके बाद में पढ़ते हैं हम आगे। मैट्रिक्स को हल करने का जो नियम है उसमें अपन एक नियम पढ़ेंगे, सारूस का नियम। ये नियम आप अच्छे से समझ लेंगे तो किसी मैट्रिक्स को आप मौखिक हल कर सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है वो आपको पता लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ जिसके अंदर अवयव हैं, 3 ऑर्डर के लेता हूँ मैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये आपके पास कोई एक सारणिक है। अब सारूस जो थे उन्होंने ये सारूस मेथड जो है उसके अंदर इसको कैसे हल किया गया था कि ये जल्दी से हल हो जाए। एक तरीका तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि A1 को हम लेंगे, उसके बाद में इसको और इसको हटाएंगे, भाई इससे संबंधित स्तंभ को हटाएंगे, इससे संबंधित पंक्ति को हटाएंगे, ये दो इस B2 C2 B3 C3 को एक सारणिक में लेंगे, आगे से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट मिला था उसको आपने चेक किया था, प्लस वाले मान को एक जगह लिया था और माइनस वाले मान को एक जगह लेके लास्ट में हमने वो एक वैल्यू प्राप्त की थी जिससे हम उस सारणी का मान ज्ञात कर सकें। क्लियर? अब यहाँ पे देखो सारूस ने क्या किया, ध्यान से समझना। ये एक सारणिक है, क्लियर, जो कि 3 के क्रम की सारणिक है। सारूस ने क्या किया
कि पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ ये जो है यहाँ बाहर और लिख दिए, जैसे A1 A2 A3, A1 A2 A3 पहला स्तंभ हो गया। फिर दूसरा कॉलम क्या है, B1 B2 B3, ये लो बाहर लिख दिया। अब इसने किस प्रकार से इसको हल किया, इसने ये किया कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो विकर्ण है, मैंने कल ही बताया था, इस विकर्ण को क्या कहते हैं, अग्रग विकर्ण, ठीक है ना, अग्रग विकर्ण कहते हैं। इस विकर्ण को क्या कहते हैं, पिछला विकर्ण या पश्च विकर्ण कहते हैं। तो इसने अग्रग विकर्ण के अवयवों को एक साथ गुणा किया। कितने हो रहे हैं देखो, पहला ये, दूसरा देखो ये, दूसरा इस तरीके से, और तीसरा ये क्लियर है। इस प्रकार से अग्रग विकर्ण की तरह इसने 3 विकर्ण बना दिए और इन विकर्णों को, इस विकर्ण में आने वाले सभी अवयवों को इसने गुणा करके लिख दिया और तीनों का योग करके लिख दिया। अब देखो कैसे किया इसने, ध्यान देना, समझ में आ गया। पहले तो अरेंजमेंट समझ में आया कि नहीं आया, कि जो सारणिका आपको दी गई थी उसके पहले और दूसरे स्तंभ को क्रम से बाहर लगा दिया, ये पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ। इसके बाद में अग्रग विकर्ण की इस प्रकार से रेखाएं बना दी 3, और इन प्रत्येक रेखा के अंदर जो अवयव आ रहे हैं उन तीनों अवयवों को करना है गुणा, ठीक है। इन 3 का गुणा, इन 3 का गुणा और इन 3 का गुणा, और इनको लिख देना है योग के रूप में। देखो यहाँ पे A1 B2 C3, तो ये हो गया A1 B2 C3, क्लियर। फिर आगे प्लस का चिन्ह, ये क्या है, B1 C2 A3, B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3, C1 A2 B3, समझ में आ गया। ये तीनों के गुणनफल को हमने योग के रूप में लिख दिया। फिर इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, इसी जिस तरीके से हमने ये अग्रग विकर्ण की लाइन बनाई है, इसी तरीके से पश्च विकर्ण की लाइन बनाओ। पिछले विकर्ण की जो लाइन है वो 3 लाइन अपन ने इस प्रकार से बना ली। इसके अंदर कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, A3 B2 C1, A3 B2 C1, फिर B3 C2 A1 प्लस B3 C2 A1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या A1 C2 B3 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, प्लस C3 A2 B1, C3 A2 B1। आप चेक करना, कल हमने जो रिजल्ट निकाला था इसको अलग अलग प्रकार से अलग अलग लेके सॉल्व करके, तो लास्ट में आपका रिजल्ट है वो ये माइनस यही आया था, चेक करना, ठीक है। इस प्रकार से सारूस का जो नियम है उसके द्वारा हम किसी भी सारणी को इस प्रकार से 2 स्तंभों को बाहर लिखकर और अग्रग विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के योग में से पश्च विकर्ण के अवयवों के गुणनफलों के योग को कर देते हैं माइनस। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो सारणी के मान के बराबर आ जाएगा, क्लियर है। अब इसको हम एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से सीखेंगे। तो सारूस के नियम को एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से अपन सॉल्व करेंगे। आगे ध्यान दें, यहाँ पे आपके पास कोई एक सारणिक दे रखी है जिसके अंदर अवयव हैं 1 2 3 4 -5 6 3 2 1, इस प्रकार से कोई सारणी। अगर उसको मैं सारूस के नियम से हल करूं, सारूस नियम से हल करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना। ए एक सारणिक है, इसके अवयवों का अरेंजमेंट देखो कैसे है, 1 2 3 4 -5 6 3 2 1। फिर इसका पहला विकर्ण और दूसरा पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ बाहर लगाएंगे, 1 4 3 2 -5 2। अब अग्र विकर्ण, पहला विकर्ण ये हो गया, इनका गुणा चेक करें, इनका डायरेक्ट गुणा करें हम। 1 को -5 से गुणा किया -5, -5 को 1 से गुणा किया -5, ये लो भाई -5 आ गया। फिर दूसरा विकर्ण ये हो गया अग्रग विकर्ण, 2 छिक गए 12 और 12 3 36, ये लो प्लस के आ गया 36। फिर तीसरा अग्रग विकर्ण ये हो गया, 3 चौक 12 और 12 दूनी 24, तो प्लस के आ गया 24। तो ये हो गए तीनों अग्रग विकर्णों के गुणनफलों का योग, क्लियर। इसमें से अपने को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है क्या, पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणा। पश्च विकर्ण ये हो गया पहला, तो
गुणा क्या हो गया, 3 को -5 से गुणा करो -15, -15 को 3 से गुणा किया -45। क्लियर। आगे चलो, दूसरा क्या हो गया, 2 6 1, 2 6 12, 12 एकम 12 प्लस के। फिर ये चलो, 1 को 4 से किया 4, 4 दूनी 8, ये लो गई। क्लियर। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये 2 प्लस के मान है, 36 और 24 कितने हो गए, 60 हो गए। 60 में से 5 गए, 55 हो गए, माइनस 12 और 8 हो गए 20, 20 में से 45 जाएंगे भाई, माइनस के 25 बचेंगे। तो अब ये आ गए आपके 55, माइनस माइनस प्लस के 25, तो कितने आ गए आंसर, 80। तो ये आपके सारूस के नियम के द्वारा एक 3 क्रम की जो सारणिक है उसका मान कैसे कम से कम टाइम के अंदर ज्ञात किया जाता है और वो कैसे इसका आंसर आता है, वो हमने आज इसमें सीखा है। तो आपको आज जो है कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे जिनको आपको सारूस के नियम के द्वारा उसका जल्दी से जल्दी आंसर ज्ञात करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये नियम था, हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से भी इसको समझ लिया और इसका जो जनरल फॉर्म थी जिसके द्वारा हम इस नियम बना था वो थ्योरेटिकल रूप इसका पढ़ चुके हैं। तो ये था इसका सेकेंड जो आप पढ़ना था अपने को, सारूस का नियम। अब आपको आज पढ़ेंगे अपन उपसारणिक और सेकंड। ध्यान रहे, आज जो पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, उसी पे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का। अब जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो एक तो आएगी उपसारणिक, जिसको लघु सारणिक भी कहते हैं, लघु सारणिक, और इसके साथ में पढ़ेंगे सेकंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर्स। उपसारणिक को तो कहते हैं माइनस और सेकंड को कहते हैं कोफैक्टर्स। क्लियर। अब ध्यान दो, क्या होता है उपसारणिक और क्या होता है सेकंड, दोनों के बारे में समझेंगे और उनको किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, आपके पास कोई एक सारणिक है जिसको मैं ए लिखता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर अवयव हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। ये अवयव हैं, ये एक 3 के क्रम की आपके पास सारणिक है जिसको मैं डेल्टा भी कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बताएगा आप किसी से भी व्यक्त कर सकते हैं आप। ये आपके पास एक सारणिक है, ठीक है। अब इस सारणिक का उपसारणिक हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना। उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो अपन ये लिखेंगे कि भाई A1 की उपसारणिक बताओ क्या है, किसकी बताएंगे, A1 की। तो ध्यान देना, यहाँ A1 की आपको उपसारणिक ज्ञात करनी है। तो A1 की उपसारणिक क्या होगी, तो A1 की उपसारणिक होगी तो A1 के संगत जो कॉलम है और A1 के संगत जो रो है उसको अपन हटा देंगे, उसका दमन कर देंगे, उसको अपन ढक लेंगे इस प्रकार से। तो आपके पास शेष जो मान बचेंगे B2 B3 C2 C3, ये आपके पास जो सारणिक आएगी ये A1 की उपसारणिक कहलाएगी। क्लियर है। इसी प्रकार से आप B1 की उपसारणिक भी ज्ञात कर सकते हैं। B1 की उपसारणिक, B1 की उपसारणिक ज्ञात करनी होगी तो क्या करेंगे हम, B1 के संगत जो रो है और B1 के संगत जो कॉलम है उसको सप्रेस करेंगे, उसका दमन करेंगे, उसको ढक लेंगे। उसको ढकने पर जो अवयव हमारे पास बचेंगे उनको यहाँ लिखेंगे। तो A2 A3 C2 C3, ठीक है। इस प्रकार से हम सभी अवयवों की, जितने भी इसमें अवयव दे रखे हैं, कितने अवयव हैं, 3 क्रम की है तो इसमें 9 अवयव होंगे, सभी 9 अवयव की हम उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये कहलाती है आपकी उपसारणिक। क्लियर। अब इसमें एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं थ्योरेटिकल रूप में, और उसके द्वारा हम उपसारणिक और सेकंड दोनों को आसानी से समझ सकेंगे। ध्यान देना, आपके पास एक उपसारणिक है जिसके अंदर अवयव कुछ इस तरीके से 3 के क्रम की ले रहा हूँ, और इनके क्रमानुसार ले रहा हूँ जैसे आपने मैट्रिक्स में पढ़ी थी, जैसे A11 A12 A13
B11 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। अब देखो, ये आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि किसी अवयव की स्थिति क्या है। A11 का मतलब क्या होता है, IV पंक्ति JY स्तंभ, यानी इसकी पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन ये है, अगर A11 की पोजीशन आपसे पूछे तो इसका मतलब ये होगा कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि A23 की स्थिति क्या है, तो दूसरी पंक्ति में तीसरे स्तंभ का अवयव है, यानी दूसरी तो पंक्ति है IV पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। इसी प्रकार से A33 की स्थिति क्या होगी, तीसरी पंक्ति के और तीसरे स्तंभ जहां मिलते हैं उस स्थिति के ऊपर जो अवयव मौजूद है वो है आपका A33। क्लियर है। तो यहाँ ये इसकी स्थिति बताता है। अब कल हमने ये देखा था कि किसी मैट्रिक्स में जब इसको हल किया जाता है तो इसको पंक्ति के रूप में या स्तंभों के रूप में हल करते हैं, और उसमें हल करने पर जो चिन्ह आते हैं वो अल्टरनेट आते हैं, कभी प्लस फिर नेक्स्ट माइनस, फिर कभी प्लस फिर नेक्स्ट माइनस, इस प्रकार से। तो इन्हीं चिन्हों का प्रयोग कैसे होता है, कब होता है, वो अपन देखेंगे। अब इसमें आप ये देखें कि सबसे पहले मैं इस सारणिक के लिए उप सारणिक निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं A11 की उप सारणिक निकालूंगा। तो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, समझ गए होंगे आप, A11 की उप सारणिक क्या होगी, A11 के संगत कॉलम को और A11 के संगत रो को हम ढक लेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो भी मान आएंगे सारणिक के अंदर वो कहलाएगी A11 की उप सारणिक। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और देखें, इसको किससे व्यक्त किया जाता है, तो उप सारणिक को इंग्लिश में कहते हैं माइनस, और माइनस का पहला लेटर है M। तो A11 के संगत जो उप सारणिक आएगी उसको हम कहेंगे M11। ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि M11 इज इक्वल A22 A23 A32 A33, ये एक उप सारणिक है, और ये किसकी है, A11 की उप सारणिक है। तो अगर आपको ये पूरा नहीं लिखना है A11 की उप सारणिक, इसको आप ऐसे लिख सकते हो M11। इसका मतलब ये M11 का मतलब हो जाएगा कि ये जो उप सारणिक है ये A11 की उप सारणिक होगी। इसी प्रकार से आप किसी भी 9 अवयव की उप सारणिक निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से बताइए M12 अर्थात A12 की उप सारणिक क्या होगी, A12 ये है, इसके संगत कॉलम को हटाइए, इसके संगत रो को हटाइए, क्या बचता है A21 A31 A21 A31 और A23 A33, ये बचता है। ये आ गई आपकी M12 उप सारणिक, जो कि किसकी है, A12 की उप सारणिक है। इसी प्रकार से आप M13 निकालिए, देखिए क्या आती है। M13 मतलब A13 के संगत उप सारणिक होगी। इसको हमने दमन कर दिया, सप्रेस कर दिया, इसको बंद कर दिया, सबको ढक लो, इसको ढक लो, इसको ढक लो, क्या बचता है A21 A31 A22 और A32। ठीक है। इस प्रकार से किसी भी अवयवों की आप उप सारणिक माइनस जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो था कि किसी भी सारणिक की उप सारणिक कैसे प्राप्त की जाती है। तो सवाल जब आपसे पूछा जाएगा, तो जैसे ये आपकी सारणिक है, तो इसमें से आपसे ये पूछेगा कि A21 के लिए उप सारणिक बताइए क्या होगी, A21 के लिए उप सारणिक का मान बताइए क्या होगा, A22 के लिए उप सारणिक निकालिए या उसका मान बताइए क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको A22 की जो उप सारणिक है उसका मान, अब इसका अगर आपसे मान पूछे, इसका मान बताइए क्या होगा, तो क्या होता है अग्रग विकर्ण माइनस पश्च विकर्ण, A21 इंटू A33 माइनस क्या होगा A31 माइनस A31 इंटू A23, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी सारणिक या उप सारणिक का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये तो थी आपकी उप सारणिक। अब पढ़ेंगे हम सेकंड कोफैक्टर्स। ध्यान देना, कोफैक्टर्स क्या होता है, इसी परिभाषा से रिलेट करके मैं बताऊंगा, किससे, उप सारणिक की परिभाषा से। इसके अवयवों को लिख देता हूं वापस एक बार, A11 A12 A13 A23 और A33, वही मैंने अवयव लिखे हैं इसमें।
उपसारणिक के लिए। अब चेक करें, उपसारणिक पढ़ चुके हम, उपसारणिक हमने निकाल ली जो कि M11 की तरह M12 की तरह हमने निकाली थी। इसी प्रकार से सभी 9 अवयवों के लिए हम निकाल सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ देखो, अब बात आती है सेकंड की। सेकंड क्या होता है, कोफैक्टर्स किसे बोलते हैं? किसी उपसारणिक को यदि -1 की पावर i प्लस जे से इंटू करवा दें, से गुणा करवा दें, से मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमारे पास जो प्राप्त सारणिक होगी वो कहलाएगी आपकी सेकंड। ध्यान से सुने, वापस परिभाषा क्या थी? किसी उपसारणिक को, जैसे M11 है, M12 है, यदि मैं उसको -1 की पावर i प्लस जे से इंटू करवा दूं और फाइनल में हमें, लास्ट में हमें जो भी उपसारणिक मिले वो कहलाती है आपकी सेकंड कहलाती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि A11 का सेकंड बताइए क्या होगा, तो A11 का सेकंड क्या होगा, तो ध्यान देना, A11 का सेकंड, ध्यान देना ये परिभाषा, इसको समझने का प्रयास करना क्या है ये क्या नहीं है। अब देखो, मैंने ये कहा था कि अगर आपसे सेकंड पूछे तो जैसे A11 है, अर्थात ये आपको A11 के संगत सेकंड पूछा है, इसका मतलब क्या होगा कि M11, भाई A11 का पूछा, इसका मतलब M11 जो उपसारणिक है उसको -1 की पावर i प्लस जे से इंटू कर दें तो प्राप्त में हमें जो उपसारणिक होगी वह कहलाएगी आपकी A11 सेकंड। ध्यान देना आप, i क्या है, i पंक्ति को व्यक्त करती है, j स्तंभ को व्यक्त करता है। तो इस स्थिति में देखिए, जिस स्थिति में हमें 1 1 दिया है उस स्थिति में i का मान भी 1 है और j का मान भी 1 है, तो यहाँ पे i का मान भी 1 और j का मान भी 1। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि -1 की पावर हो जाएगी 2 स्क्वायर, समघात हो गई तो इसका मान प्लस में हो गया। इसका मतलब ये होगा कि A11 का जो मान है वो M11 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा, इसी प्रकार से A12 का मान बताइए, तो A12 का मान क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। M12 क्या है, A12 के संगत उपसारणिक, और A12 क्या है, A12 के संगत सेकंड। तो सेकंड को हम कैपिटल A से व्यक्त करते हैं और उपसारणिक को M से व्यक्त करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ध्यान देना, A12 का -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 एक विषम संख्या है तो मान माइनस में आएगा, M12 ये प्राप्त होगा। इसी प्रकार से बताइए A13 का मान क्या प्राप्त होगा, तो इसका मान M13 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम किसी भी अवयव के लिए सारणिक का जो भी अवयव है उन सभी अवयवों के लिए उपसारणिक और सेकंड के मान निकाल सकते हैं। आप एक चीज़ देखें कि जब i और j का योग एक सम संख्या आता है उस स्थिति के अंदर सेकंड और उपसारणिक जो है वो दोनों आपस में बराबर आती है, यानी दोनों का मान ही प्लस में होता है। और अगर IV पंक्ति और JV स्तंभ का जो योग है वह एक विषम संख्या बनता है, एक ओड नंबर बनता है, उस स्थिति के अंदर उपसारणिक का जो मान है वो नेगेटिव प्राप्त होता है, यानी सेकंड का जो मान है वो नेगेटिव साइन के साथ में उपसारणिक का मान होता है। तो बस I और J का योग देखना है, अगर वो योग सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तब तो सेकंड है वो पॉजिटिव आएगा, और अगर ये ओड नंबर है, विषम संख्या है, उस स्थिति के अंदर जो है ये मान है वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम किसी जो सारणिक आपको दे रखी है उसके अंदर उस सारणिक के प्रत्येक अवयव के लिए उपसारणिक और सेकंड के मान हम प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो, इसी नियम के आधार पर हम ये देखते हैं, ध्यान देना, इसी नियम के आधार पर हम ये तय करते हैं कि कौन से चिन्हों का प्रयोग होगा जब हम इसको हल करेंगे। ध्यान देना। अब मुझे ये बताइए कि A11 स्थिति है, इसमें 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं, सम संख्या बन गई। उस स्थिति में यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस। क्लियर है, क्योंकि -1 की पावर i प्लस j, तो सेकंड के अंदर कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस आएगा। ये ओड नंबर हो गया, विषम संख्या 1 प्लस 2, यहाँ क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 1 विषम माइनस 2 2 सम प्लस, फिर ये कितना आएगा, माइनस। उसी प्रकार से ये सम बन गया, प्लस माइनस प्लस।
अब देखो आप, ये इसके चिन्ह होते हैं किसी उपसारणी को किसी सारणी को हल करने के लिए। अगर हम इधर से सॉल्व करेंगे पहली पंक्ति के लिए, उस स्थिति में मैंने बताया था, सॉल्व किए थे, कल भी किए थे, प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है। अगर हम यही दूसरी पंक्ति के लिए सॉल्व करना शुरू करते हैं तो पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा और फिर माइनस आएगा, जो कि इनकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि यहाँ आई और जे का मान सम है या विषम। क्लियर है। और तीसरी पंक्ति के लिए हल करते हैं तो प्लस माइनस प्लस के साथ में हल होगा। ऐसे ही स्तंभों के लिए हल करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। किसी भी पंक्ति के साथ हल कर सकते हैं, किसी भी स्तंभ के साथ हल कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। क्लियर है। तो उपसारणिक और सेकंड, इसकी कहानी भी हुई ख़त्म, और इसके साथ में इसके चिन्हों का जो काम है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों जब पहली पंक्ति के लिए हल किया जाता है तो सबसे पहले हम प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं, क्योंकि वो i प्लस जे -1 की पावर i प्लस जे है, उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर। अगर इन दोनों का योग सम होता है उस स्थिति के अंदर, उस स्थिति में हम प्लस में वैल्यू लेते हैं, और अगर इन दोनों का योग विषम संख्या ओड नंबर आता है उस स्थिति के अंदर हम माइनस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आज आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे जिनकी आपको कुछ अवयव बता दूंगा मैं, उनके लिए आपको उसकी उपसारणिक और सेकंड ये दोनों निकालने हैं। 4.1 से पहले जितना भी बेसिक था वो सब कंप्लीट हो चुका है, और अब हैं कल की क्लास में हम चौथी प्रश्नावली के जो उदाहरण है और 4.1 के जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।